Hope you will be fine. Welcome Mahan, Praveen and all of you divine creature. कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास पता ही है आपको, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, वो अधूरा है, आज पूरा हो जाएगा। और करंट अफेयर्स 4 मई चल रहा था, अब 4 मई से आगे 5 मई, 6 मई, 7 मई की ओर बढ़ेंगे। आज का जो इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो देर आर नो सच इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे 19 मई, बट लेट इट गो अहेड। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। टॉपिक है हमारा सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाइम 2700 BC टिल 1750 BC, यानी लगभग 1000 वर्ष। बात हम कर रहे थे साइट्स की, यानी स्थलों के बारे में बात कर रहे थे। और यह स्थल कुछ और नहीं, सब के सब शहर है, सिटीज है। तो सिटीज के बारे में हमने बहुत सारे सिटीज के बारे में बात करी, सुनिए गौर से। पिक्चर ध्यान देना है, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। ओके, लिसन केयरफुली। हमने आपको साइट्स की बात बताई थी। बहुत सारे साइट्स हैं जो शहर के रूप में हैं, और इसलिए मैंने कहा वो शहरी केंद्र है, सिटीज है। उदाहरण के स्वरूप में देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बेटा, थोड़ा इंटरप्शन चल रहा था। नाउ इट्स ओके, कम टू द पॉइंट। तो मैं ये कह रहा था, जितने भी शहर हैं जरा उंगली पे कुछ गिन लें जो प्रोमिनेंट है और सवाल बन के आता है। हड़प्पा, मोहेंजोदारो, चन्हुदारो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुतकजिंदौर, राखीगढ़ी, बनवाली, दाइमाबाद, रंगपुर, लगे हाथ रोजदी, हुलास, आलमगीरपुर। ये एक खास है जो बार बार आपसे पूछता है, ठीक है। कुंतासी, ये सब इंपॉर्टेंट है। इन शहर को लोकेशन करेगा कि किस नदी के किनारे है, किस आर्कोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर वो जाना जाता है, यानी वहां से क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं,
उसके आर्कोलॉजिस्ट कौन हुए जो अपने नेतृत्व में उसकी खुदाई करवाए, किस नदी के किनारे है, एट प्रेजेंट किस स्टेट में लोकेट करता है, ये सब कॉमन है। अगर वो पाकिस्तान में है तो कहाँ है, किस नदी के किनारे, और भारत में कहाँ है, इन सब को ध्यान में लेकर के देखें तो हमें बात करनी है। ठीक है, तो गौर से समझिए। सुनना है पहले। कल मैंने दो की बात की, हड़प्पा और मोहेंजोदारो। जस्ट आई एम रिपीटिंग वर्बली। हड़प्पा 1921 में एक्सकेवेट हुआ। यहां से जुड़े आर्कोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और यह भी पूछा है विच साइड, विच बैंक, लेफ्ट साइड, बाएं तट पर। अब अगला पॉइंट आया कि हड़प्पा में क्या क्या मिले हैं। तो ध्यान दें, जितने शहर मिले हैं, जितने शहर, वो एक शहर के रूप में मिले, किलाबद्ध बस्तियों में मिले। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि कौन से लोग या किस सभ्यता के लोग फोर्टिफाइड विलेज में रहते थे, किलाबद्ध नगर में। तो जवाब दीजिएगा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इनमें से कौन से सभ्यता वाले कपास उत्पादक थे, इंडस वैली। भाषा मालूम, पर हमें नहीं मालूम। स्क्रिप्ट था उनका, दैट इज अनरीडेबल। मुहरें इस्तेमाल करते थे, उनके अपने धर्म थे, विचारधारा थी, प्रशासन पद्धति थी, माप बाट की पद्धतियां थी, ये सब थी। तो जहां जो मिला है उस पर सवाल है, तो गौर फरमाइए। ऐसे ही चलिए, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी, यानी सो कॉल्ड इंडस। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो यह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, हम्प ऑफ डेथ या डेड पर्सन, मृतकों का टीला। अब सवाल है, सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में। राखल दास बनर्जी इससे जुड़े आर्कोलॉजिस्ट हुए। अब अगले पॉइंट पर आइए, यहां क्या क्या मिला, वेल प्लान सिटी। ठीक है, वेल प्लान सिटी, और दो पार्ट तो होता ही है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। नगर दुर्ग, यू कैन से सिटाडेल एंड जनरल पीपल्स। यहां पर वेल ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, सुनियोजित शहर मिले। दो दो तीन तीन मंजिल के मकान होते थे। टॉयलेट हमेशा फर्स्ट फ्लोर या ऊपर के फ्लोर पर होता, ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट नहीं बनाते ये लोग। बाढ़ की समस्या के दिनों में प्रॉब्लम होती थी। सड़कें दो दो गाड़ियां आ और दो जा सकती है, 4 लेन की, इतनी चौड़ी होती। गलियां भी 7 से 12 फीट चौड़ी होती थी। तो मायने रखते हैं। अब ध्यान देते हैं, सबसे पहले कॉमन वे में चले। तो मैं ये कह रहा हूं, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने बताया आपको कि वहां पर ग्रेट बाथ मिला, ग्रेनरी मिली, ठीक है, पशुपति मोहर मिले, फिर आपका डांसिंग गर्ल मिली। ये सब आपके मोहनजोदड़ो से एसोसिएट होता है, ऐसा सवाल आता है। ठीक उसी तरीके से अगले शहर की ओर चलते हैं। तो अगले शहर को पहले हाईलाइट कर देते हैं। तो पहला आप पढ़ चुके हैं, हड़प्पा। दूसरा आप मोहनजोदारो पढ़ चुके हैं। जो तीसरा शहर है वो है आपका लोथल। लोथल से जुड़े हुए जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, और ये कब ढूंढे गए, तो 1954। आर्कोलॉजिस्ट कौन है इससे जुड़े हुए, तो बोलेंगे SR राव। अब लोथल का लोकेशन देखिए, बैंक ऑफ भोगवा रिवर, भोगवा रिवर कहां, गुजरात।
किस तरह की सिटी थी? पोर्ट सिटी, फॉरेन सी ट्रेड, यहां से पता चलता है। अब आइए, हमारा फोकस ये है लोथल। ये दोनों पढ़ चुके, तो इस पर ध्यान नहीं देना, दिमाग में रखिए अभी मत, ठीक है? देखिए सवाल कैसे आएंगे। अकेला लोथल कितने सवालों का जवाब देगा उसको समझिए। लोथल, अब सिर्फ गौर से सुनते जाइए। लोथल गुजराती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूतों का टीला। ढेर सारे हिप्स भरे हुए थे, जैसा कि रिज के आकार में होता है, और पुरानी बस्तियां थी। लोग कहते भाई उधर भूत है, क्योंकि कंकाल मिल जाते, खंडहर है, खाली जगह है, डरावना तो हो ही जाएगा। तो गुजराती भाषा में इसका शब्द है भूतों का टीला। बैंक ऑफ भोगवा रिवर, ये भोगवा रिवर बे ऑफ या गल्फ ऑफ खंभात में गिरती थी, तो ये गुजरात के खंभात की खाड़ी के पास है, ठीक है? तो भोगवा रिवर। अब आइए, लोथल की खुदाई किसने की? एस.आर. राव ने, जो है एस.आर. राव ने किए। यहां से जुड़े आर्कोलॉजिस्ट हुए। अब एस.आर. राव ने किए। अब लोकेट करें तो बैंक ऑफ भोगवा रिवर, गुजरात, पोर्ट सिटी कहते हैं। फॉरेन सी ट्रेड का यहां से एविडेंस मिलता है, समझिए। लोथल एक इंपॉर्टेंट सिटी था। यह समंदर से जुड़ा था नदी के रास्ते। यहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में बंदरगाह मिले हैं, लगभग 225 मीटर चौड़ा, ठीक है, और लगभग 60 मीटर की, 225 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ाई, 12 मीटर का रास्ता और लगभग 4 मीटर की गहराई का पूरा एक डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड मतलब गोदी बारा, जहां नदी मार्ग से जहाज आता, डॉकयार्ड में आता, और फिर माल चढ़ाए उतारे जाते, और फिर वो नदी मार्ग से घूम के समंदर के रास्ते अन्य क्षेत्रों के लिए या मेसोपोटामिया के लिए ये व्यापार की मार्ग के रूप में चला जाता था। याद रखिएगा, लोथल मृतकों भूतों का टीला, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास। यहाँ हमें बंदरगाह मिले, उसके एविडेंस मिले, यानी पोर्ट सिटी है तो पोर्ट सिटी हुआ। और बातें क्या? डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड वह जगह होता है जो स्टीमर से माल जहां उतारा जाए और चढ़ाया जाए, तो डॉकयार्ड कहते हैं। जैसे रेलवे में प्लेटफॉर्म जहां हम चढ़ते उतरते हैं, तो डॉकयार्ड मिला। यहां के जितने भी शहर हैं वो एक कमर्शियल सिटी के रूप में है, लेकिन लोथल को याद रखिएगा, इट वाज ए कमर्शियल सिटी, ट्रेड सिटी। यहां पर क्या क्या मिले, और तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर मिलता है एक कॉफिन है शव पेटी का, उसमें एक मां और एक बच्चे का लाश दफनाया गया था, वो मिला। तो इसको कहते हैं हिंदी में युग्म शवाधान, यानी दो शवा, युग मतलब दो होता है, जुड़वा, जोड़ा, तो युग्म समाधान यानी मां और बेटे की लाश एक कॉफिन में मिली। ये आज कराची में है, भारत में नहीं है ये रखा हुआ, भारत के म्यूजियम में नहीं है, कराची म्यूजियम में है। उसकी रेप्लिका यहाँ पे रखी हुई है नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, तो ये याद रखना है। और यहाँ क्या मिला तो उस पर गौर फरमाइए। यहाँ पर जो शहर होते, उसके जो एंट्री होते शहर में, तो जितने भी मकान बने हुए हैं रेसिडेंशियल जोन में, सभी मकान का मेन गेट, मेन एंट्रेंस गलियों में नहीं, मेन रोड पे था। यानी ये कमर्शियल सिटी थी। नीचे दुकान करते थे लोग और ऊपर रहते थे। तो ऊपर जो है रेसिडेंशियल मकान, नीचे कमर्शियल यूज होता था। तो ये कमर्शियल सिटी थी। याद रहे, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में भारत पाकिस्तान कहीं भी जो शहर मिले, हर शहर में रिहायशी क्षेत्रों में
मकान के मुख्य द्वार गलियों में खुलते, एक्सेप्ट लोथल। लोथल मेन रोड पे खुलता, यह सवाल बनेगा। तो याद रखें, यहां पर हमें राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले, चावल उत्पादन करते थे ये लोग। यहां हाथी पालते रहे होंगे, ऐसा एविडेंस मिलता है कि हाथी पाला जाता रहा होगा। यहां से हमें मेसोपोटामिया के सिक्के, जिसे शैकल कहा गया है, वो मिला है, जिससे पता चलता है कि हम यहां से फॉरेन ट्रेड करते थे और वहां से जो बुलियन सिक्के मुद्रा आते थे वो यहां आते थे। यहां से मेसोपोटामिया के एक सिक्के मिले, यानी मोहर मिले, जिस पर सूर्य देवता दो बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया है। सूर्य देवता को मेसोपोटामिया वाले गिलगमेश कहते थे, गिलगमेश। तो गिलगमेश का स्टैचू है जो एक लाइट के रूप में, सिंबल ऑफ लाइट, सूरज, और वो दो बाघ से लड़ रहा है, यानी बाघ इज डार्कनेस, अंधकार से लड़ रहा है। तो ये पूछेगा आपसे, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। कुल मिला के यहां देखा आपने, गिलगमेश, मेसोपोटामियन गॉड, मेसोपोटामियन कॉइन्स यानी मुद्रा, करेंसी, शेकल, पोर्ट सिटी, डॉक यार्ड, युग्म समाधान, मां बेटे का समाधान, राइस कल्टीवेशन के एविडेंस, एलिफेंट का एविडेंस, ये देख रहे हैं, समुद्री व्यापार का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस साइट से मिलता है, तो यही। और यहां भी सिटाडेल है, फोर्टिफाइड विलेज है, ये सब कॉमन फैक्टर है। फोर्टिफाइड विलेज कॉमन फैक्टर है हर शहर में। ये सब लोथल से, ये सवाल बनेगा लोथल का, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगले पर आइए। लोथल के बाद एक चौथा साइट देखिए, नाम तो आपने सुना होगा, चन्हू दारो। अब चन्हू दारो जो है कौन थे, तो यज्ञदत्त शर्मा थे। ये 1931 से 1953 तक इस साइट्स को देखते हैं हम, ठीक है। कहां, बैंक ऑफ इंडस, सिंध, पाकिस्तान। कोस्टल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी। ध्यान देना है। चौथा आपके पास एक शहर मैंने यूज किया, चन्हूदारो, इसके बारे में सुनिए। चन्हूदारो, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की, खुदाई की, और 1931 से 1953 तक जाकर के इसका पूरा सिस्टम डेवलप होकर सामने में आया। यज्ञदत्त शर्मा। आज ये कहां है, बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। ये समंदर के किनारे है थोड़ा, दिस इज कोस्टल सिटी, ठीक है। अब ध्यान दें, यहां पर कोस्टल सिटी है, यहां पर इंडस्ट्रियल सिटी इसे कहा गया है, औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर क्यों, यहां पर छोटे छोटे कारखाने मिले, फैक्ट्री मिली, जहां पर मनके बनाए जाते, बीड्स। बीड्स मतलब मन का, मोती, जो हम लोग माला पहनते हैं ना, गोल गोल मोती के, चाहे मिट्टी का हो, बोन का हो, ग्लास का हो, पर्ल का हो, किसी भी चीज का हो, जो मोती बना के पहनते हैं, तो बीड्स फैक्ट्री मिला। दूसरा, यहां पर गुड़िया बनाया जाता था, मिट्टी के डॉल, डॉल यानी गुड़िया, तो गुड़िया बनाने का कारखाना। तो यहां पर इंडस्ट्री सिटी कहने का मतलब यह है, डॉल फैक्ट्री,
दूसरा बीड्स फैक्ट्री, गुड़िया बनाने का कारखाना मनका, बीड्स को मनका कहते हैं, मनका बनाने का कारखाना मिला इसलिए इसे कहते हैं। अब ध्यान दें, इसका पतन कैसे हुआ? तो यह माना जाता है कि इसका पतन सबमर्ज्ड इन अरबियन सी, ऐसा माना जाता है कि समंदर का पानी ऊपर उठने से, सुनामी के आने से समय के साथ ये धीरे धीरे धंसता चला गया और समंदर के जद में आ गया, सबमर्ज्ड हो गया। जैसे द्वारका है ना, सबमर्ज्ड हो गया, वैसे ही ये हो गया। तो याद रखिएगा, हड़प्पा कैसे पतन हुआ? हड़प्पा का पतन तो याद रखिएगा, आर्यंस के हमले से, अटैक ऑफ आर्यंस। याद है ना, वैदिक काल के लोग आर्य कहलाते, तो आर्य लोगों का हमला धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों पर होने लगा और धीरे धीरे हड़प्पा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और इस तरह से हड़प्पा धीरे धीरे शहर का पतन हो गया, अर्बन लाइफ का डिक्लाइन हुआ और आर्य लोगों के हमले से, और आग भी लगा दिया। तो हड़प्पा का पतन अटैक बाय आर्यन से, और फिर ब्लेज फायर। आगजनी से पतन कर दिया। तो हड़प्पा आगजनी से, आर्यंस के हमले से, चन्हुदारो अरबियन सी में सबमर्ज हो गया ड्यू टू सुनामी। सुनामी से मान लीजिए जैसे महाबलीपुरम मर्ज हो चुका है, द्वारका मर्ज हो चुका है। अब रही बात मोहनजोदारो का डिक्लाइन कैसे हुआ? इसका डिक्लाइन कैसे कहेंगे? इसके डिक्लाइन में कहेंगे बाढ़, फ्लड। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे समतल भूमि में, और सिंधु नदी में बड़ी बाढ़ आती थी, साल में 2 बार 3 बार बाढ़ आती थी। एक तो बारिश हुई तो आ गया, जब ग्लेशियर पिघला तो आ गया। तो इस वजह से धीरे धीरे बाढ़ इतने आने लगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मोहनजोदड़ो में रहते थे, समय के साथ शहर को खाली करते चले गए। तो बाहर सिंधु घाटी सभ्यता का वह साइट जो बाढ़ की वजह से पतन हो गया, तो यही बोलेंगे मोहनजोदड़ो ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू फ्लड, इसको मत भूलना है। और मोहनजोदड़ो से हमें रेस्टोरेंट भी मिला था। यहां पर हमें भोजनालय भी मिला था, भोजनालय, चूल्हा, तंदूर। तो यहां पर मोहनजोदड़ो को माना जाता है कि कैपिटल रहा होगा, कुड बी कैपिटल सिटी। तो याद रखिएगा, मोहनजोदारो का पतन बाढ़ से, हड़प्पा का पतन आर्यंस के आक्रमण से, लोथल का पतन, चन्हुदारो का तो देख लिया, लोथल का पतन तो व्यापार खत्म हो जाने से, समुद्री व्यापार में कमी आ जाने से। यह याद रखिएगा, व्यापारिक नगर था, पोर्ट सिटी थी, तो अगर ट्रेड कम पड़ जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ के लोग अन्य जगह चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, लोथल का डिक्लाइन ड्यू टू रिड्यूसिंग ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स डिमांड। चलिए अब आगे बात करें। अब अगला जो पॉइंट बनता है, 5वां, कालीबंगा या बंगन, एक ही बात है, ठीक है। ये कब 1970 के डिकेड्स में है,
इसको 1961 में जाके क्लियर हुआ। आर्कोलॉजिस्ट कौन थे? ब्रजवासी लाल वर्मा। अब कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ यह है राजस्थानी भाषा में। अब कालीबंगा का लोकेशन क्या होगा? तो लोकेशन में आएगा, एक सूखी नदी थी हकड़ा पार, जिसको कहते हैं घग्गर। घग्गर, अब घग्गर नदी के किनारे है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? तो वहां एक गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, वही डिवाइड हो गया हनुमानगढ़ में, तो हनुमानगढ़ है अभी। हनुमानगढ़ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। राजस्थान। अब इसके बारे में बात करेंगे बेटा। इसके बारे में सुनिए, ठीक है? लिसन केयरफुली। कालीबंगा या कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ के लोगों का जो फीचर्स है और जो लोगों का सोच विचार से डेवलप हुआ, ये चूड़ी नहीं चूड़ा पहनते। यहाँ पे जो देखते हैं वाइट वाइट पहना जाता है चूड़ा। तो ये राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में है, हरियाणा के भिवानी के नीचे पड़ेगा। और यहाँ जो घग्गर नदी जो मोरनी हिल्स चंडीगढ़ के पास पंचकूला से निकलती है और हरियाणा होते हुए राजस्थान के भिवानी से एंट्री लेकर गंगानगर में जाती है हनुमानगढ़ में, तो वहां पर है ये। याद रखिएगा, घग्गर नदी के सूखे पार्ट में, इसको हाकरा पारा भी कह देते हैं, वहां पे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। इसका मीनिंग क्लियर, किस ईयर में क्लियर हुआ? हु वॉज आर्कोलॉजिस्ट? लोकेशन में ये घग्गर नदी के किनारे, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, फिलहाल नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। अब यहां के जो इंपॉर्टेंस है उसको सुनिए गौर से, यहां का इंपॉर्टेंस। यहां पर बड़े बड़े यज्ञ कुंड मिले, फायर पीट, पीट मतलब गड्ढा, अग्नि कुंड मिले, हवन कुंड मिले, अग्नि कुंड, हवन कुंड, फायर पीट, कुछ भी कहें, जिसमें ऐसा लगता है कि यहां के लोग अग्नि की पूजा करते, फायर गॉड की पूजा करते, हवन करते। और बहुत सारे हवन कुंड में मनुष्य के शरीर के टुकड़े भी मिले जले हुए। ऐसा लगता है कि ये लोग नर बलि, ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे, मनुष्य की बलि देते थे अपने भगवान को खुश करने के लिए, जैसे भी सोच थी। तो नर बलि। आज भी देखिए कैसे गर्दन काट देते हैं हम, नहीं, फायर पीट की जगह रख देते हैं। बहुत सारे देखते हैं तांत्रिक लोग क्या करना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं। अब अगले पॉइंट पर आइए। नरबली का साक्ष्य कहां मिलता है? कालीबंगा। हवन कुंड हमें बड़े बड़े कहां मिले? कालीबंगा। अच्छा, यहां पर जो ईंट का आकार है कुछ बड़ा है। जो छत हम लोग ढालते हैं ना, तो ऐसे पटरी दे देते हैं छत पे, ऐसे पटरी, और इसके ऊपर ईंट या पत्थर या स्टोन डालते हैं, कोटा स्टोन। छत लोहे का गाटर डाल के छत डालते हैं। तो उस जमाने में लकड़ी के होते थे और उसके ऊपर स्टोन रखते थे, या बड़ी आकार के ईंट। आज भी पुराने घर में देखिएगा तो बड़े बड़े आकार के ईंट होते थे। तो यहाँ पे हाईली डेकोरेटिव बिग साइज ब्रिक्स मिले हैं। दैट इज द क्वेश्चन, कहां पर हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले हैं, बड़े आकार के ब्रिक्स मिले हैं? कालीबंगा। यहां पर हर घर के आंगन में अपने सेपरेट वेल, कुआं मिला है। राजस्थान है, यहां पर उस वक्त भी पानी की बड़ी किल्लत थी
और पानी की ऐसी जरूरत कि हर व्यक्ति अपना पर्सनल वेल रखेगा, जबकि अन्य जगह पे सामुदायिक कम्युनिटी वेल होता था, यहां पर सेपरेट वेल मिला है। और क्या, यहां पर हाथी दांत से बने, आइवरी कहते हैं ना, आइवरी हाथी दांत को, तो हाथी दांत से बने कुछ पत्थरों के और कुछ पकी हुई मिट्टियों के बने 2 चीजें मिली हैं। ये 2 चीजें हैं लिंग और योनि। तो याद रखिएगा, लिंग और योनि को यहां पर आप धरती के उर्वरता से सिंबलाइज करेंगे, फर्टिलिटी गॉड के रूप में, उर्वरता की देवी और देवता के रूप में। तो यहां पर लिंग पूजक लोग थे जो लिंग की पूजा करते, योनि की पूजा करते, क्योंकि यही जनरेशन का है, रिप्रोडक्शन पार्ट है। तो रिप्रोडक्शन से जुड़े ये जो प्राइवेट पार्ट है उसकी यहां पूजा होती थी। आपसे सवाल करेगा, कहां के लोग लिंग पूजक थे? प्रजनन शक्तियों की पूजा करते कालीबंगा। तो योनि और लिंग यहां प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ खेत ऐसे मिले जिस पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, उन पत्थरों को हटाया गया तो पत्थर के नीचे ऐसे ही दबा हुआ जो कल्टीवेटर चला होगा ना, हल चले हुए थे, और उसमें दाना जो है शो किया गया था, सरसों और चना। अब देखिए सवाल क्या बना, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेटेड लैंड कालीबंगा, विश्व का प्राचीनतम जुते हुए खेत, हल चले हुए खेत का साक्ष्य या हल रेखा का साक्ष्य कालीबंगा। अब सवाल, कालीबंगा में जो मिला है किस टाइम का है? प्री हड़प्पन पीरियड, हड़प्पा का जो काल है उससे भी पहले काल का है। ठीक है, अब आइए, कौन से 2 फसलों के बोए जाने के साक्ष्य मिले? मस्टर्ड, सरसों, ग्राम, चना। तो इसका मतलब है मिक्स क्रॉपिंग। हां, अब सवाल, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग कल्टीवेशन कालीबंगा। तो मिक्स क्रॉपिंग का भी कहां से मिला? कालीबंगा से मिला। यह याद रखने की चीज है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आइए। तो सरसों और चना, मिक्स क्रॉपिंग, ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड लैंड्स एविडेंस, ये सब यहां से मिला। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कालीबंगा, मीनिंग ऑफ कालीबंगा, इट्स लोकेशन, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्टिफाइड तो है ही, किला तो मिल ही रहा है हर जगह, ये कॉमन फैक्टर है। तो कालीबंगा आपका क्लियर हुआ। अब ऐसे ही आ जाइए, अगला एक साइट है धौलावीरा। 1973 का टाइम है। रविंद्र सिंह बिस्ट, ठीक है, लोकेट करें। रन ऑफ कच्छ, गुजरात। फोर्ट मिले हैं ध्यान देना है इसके लिए इंपॉर्टेंस। धौलावीरा का इंपॉर्टेंस देखिए। धौलावीरा 1973 में एक्सकवेट हुआ। रविंद्र सिंह बिस्ट आर्कोलॉजिस्ट इससे जुड़े रहे। रन ऑफ कच्छ इसका लोकेशन है गुजरात में।
ये साउथ वेस्ट गुजरात हुआ। आप इसे साउथ नॉर्थ तो नहीं, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। फोर्ट यहाँ पे मिले हैं। यहाँ के जो किले मिले हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड है। रूलर क्लास सबसे वेस्ट में रहते, फिर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, ये ध्यान में रखिएगा। और ये 3 बार फोर्टिफाइड है। अगर इसको ऐसे देखें तो फोर्टिफिकेशन का एक तरीका ये देगा, जैसे ये एक फोर्टिफिकेशन है, लगे हाथ ये है, और फिर ये फोर्टिफिकेशन है ऐसे। तो 3 बार 4 दीवारी से घिरा हुआ कौन सा था? धौलावीरा। धौलावीरा में हमें कुछ स्क्रिप्ट्स मिले हैं जो बताता है कि उस सिटी का क्या नाम था, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन लगता है कि वो सिटी का नाम होगा एंट्रेंस गेट पे शहर का नाम। ये कौन सी नदी के किनारे माना गया है? तो लूनी नदी। लूनी नदी यहां आकर के सूख जाती है, लगभग अंडरग्राउंड हो जाती है, लैंड लॉक रिवर है, तो लूनी रिवर के किनारे। तो धौलावीरा के लिए ये है। यहां भी फोर्ट मिला, सब कुछ मिला, दैट्स ओके, ठीक है, ये याद रखिएगा। 22 लेटर में इस शहर का नाम का नाम पट यहां पे मिला है, पर क्या नाम है ये हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? धौलावीरा। अब धौलावीरा के बाद चलते हैं अगला शहर पे, ठीक है। राखीगढ़ी जो नेक्स्ट है, शहर का नाम राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी कहां पे है और क्या चल रहा है खुदाई? तो याद रखिएगा 1980 से 2020 ये खुदाई कंटिन्यू चल ही रही है, ठीक है। अब ये खुदाई में क्या क्या मिला है, कौन इससे जुड़े हैं? तो डॉक्टर सूरज भान, सूरज भान इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सूरज भान। अब है राखीगढ़ी कहां है? तो 2 डिस्ट्रिक्ट, एक हिसार देखते हैं, ठीक है, हिसार बनवाली में और जिंद में राखीगढ़ी आती है। तो जिंद एंड हिसार के बॉर्डर पर आप जिंद पर टिक लगाइएगा, हरियाणा। बेटा राखीगढ़ी के लिए क्या? तो 2 बातों पर ध्यान दीजिए। राखीगढ़ी अभी भी खुदाई चल रही है, कंटिन्यू है, सूरज भान इससे जुड़े हैं। ये जिंद और हिसार के बॉर्डर वाले एरिया पे है, स्पेशली जिंद में, और हरियाणा में है। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, यानी भारत में आईवीसी का लार्जेस्ट साइट एरिया वाइज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी में सबसे बड़ा साइट मोहेंजोदारो। इंडिया में, चूंकि मोहेंजोदारो इन पाकिस्तान, तो इंडिया में राखीगढ़ी। अब अगले पॉइंट पर आ जाए। अगला साइट एक है कुंतासी। कच्छ, गुजरात। एनिमल फार्म, बस 1 लाइनर यहां क्वेश्चन है। कुंतासी नाम का जगह कच्छ गुजरात में मिला है, नौसारी के पास, और एनिमल फार्म है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा एनिमल फार्म, या एनिमल फार्म कहां मिला जहां बड़े लेवल पर पशुपालन होता, तो कुंतासी का जिक्र करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, ठीक है, रंगपुर एंड
रोजदी, रंगपुर और रोजदी साउथ गुजरात में है, स्वराष्ट्र वाले क्षेत्र में। यहां से क्या मिला, तो साइन यहां से हमें राइस का मिला है। चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, बस ये याद रखिएगा। उसके नीचे दायमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट में आइए, आलमगीरपुर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टर क्लास, बैंक ऑफ हिंडन रिवर, मेरठ, मोस्ट ईस्टर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज एनफ। नाउ टॉक अबाउट बनावली। जो नेक्स्ट साइट है बनावली, ये 1980s के डिकेड में है और यहां भी जुड़े हुए हैं रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। और बनावली से हमें क्या मिला और कहां है ये, हिसार, हरियाणा। यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, आर्टिफैक्ट्स। यहां आर्टिफैक्ट्स में मिले हैं हमें जौ यानी बार्ली, वीट यानी गेहूं, ट्रिटिकम कहते हैं इसको, ट्रिटिकम। ट्रिटिकम बौने किस्म की गेहूं का नाम है, थोड़ा लेवल जाने पर पूछ देता है, वैसे नहीं। जौ और गेहूं के साथ प्लस कल्टीवेटर, कल्टीवेटर यानी हल, हल का साक्ष्य मिला है। यानी हरियाणा के बनावली से हमें जौ उत्पादन करते थे उसका एविडेंस, गेहूं उत्पादन करते उसका एविडेंस मिला है, और हल जोतते थे तो वो हल मिला है, खिलौने का हल बना हुआ। ये तीन चीजें बनावली से इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको पूरा कर लीजिएगा, गौर फरमाइए। अब शहर तो इतना ही पढ़ना है, 4 एक्सट्रीम हो गया, मांदा, दायमाबाद, आलमगीरपुर ईस्ट में, वेस्ट में सूद का जिंदौर, 6-7 इंपॉर्टेंट सिटी हो गया, नहीं, धौलावीरा, बनावली, क्यों, इसके अलावे और भी साइट्स, चनहुद्रो, मोहेजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, इसके इंपॉर्टेंस क्लियर हो गए। अब ओवरऑल देखिए क्या क्या चीजों पर बात होती है। देखिए, एक उसका होता है सील, जिसको सील या मुहर कहते हैं, उस पर बात होगी। तो सबसे पहले बात करें धर्म के ऊपर। उनका क्या धर्म रहा होगा पता नहीं, पर कहीं ना कहीं ये क्या किसकी पूजा करते, बस इतना याद रखना है, देवर नेचर वर्शिपर, ठीक है। तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते, किसकी, यूनिकॉर्न, एक सींग वाले जानवर की,
शीशम का पेड़ के, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़। हर आंगन में तुलसी का पौधा होता था। जो ये हर्ब्स है, तुलसी का प्लांट हर आंगन में होता, तो तुलसी की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, प्रकृति पूजक थे, ये ध्यान में रखना है। मवेशी पालते थे दूध के लिए नहीं, मांस के लिए। दूध के लिए मवेशी नहीं पालते, मांस के लिए। अब आइए, बड़े नगरों में रहते, दे लिव इन सिटाडेल फोर्टिफाइड विलेज। ठीक है, हॉट क्वेश्चन है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था। यानी एक्सपोर्ट करते। सवाल है क्या करते? कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र का निर्यात करते, पर रेडीमेड चीजों का निर्यात करते। अब इंपोर्ट क्या करते? आयात। आयात क्या करते थे? लग्जूरियस आइटम। जितने भी विलास प्रिय चीजें थी, महंगी चीजें थी, उन सब का आयात करते। ठीक है, अब जैसे आयात में लिखते हैं कॉपर एंड टीन, ये कहां से लाते? तो ईरान, अफगानिस्तान से। कॉपर प्लस खेतरी, माइंस, राजस्थान। बेटा ये टीन का इंपोर्ट करते, कॉपर का इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान से और ईरान से, दोनों चीजें। प्लस कॉपर, वो प्लस राजस्थान के जो सीकर झुंझुनू माइंस है, जिसको खेतरी माइंस कहते हैं, वहां से ये कॉपर इंपोर्ट करते थे। तो ये ध्यान रखना, यानी कॉपर का इस्तेमाल खेतरी माइंस से ये कर रहे हैं। प्लस जो लैपिस लैजुली, एक कीमती पत्थर होता, कीमती पत्थर, एक्सपेंसिव जेम्स होता था, ये कहां से लाते थे? बदखशा से। बदखशा नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान। यह क्वेश्चन कई बार आया है। एक कीमती पत्थर लैपिस लैजुली, ये कहां से मंगाते थे? बदखशा अफगानिस्तान से। इंपोर्ट चल रहा है आपका। अब इंपोर्ट में एक और चीज आता है, शिलाजीत। शिलाजीत एक मिनरल है और ये पुरुषवर्धक नहीं, शक्तिवर्धक है, और इससे स्टेमिना डेवलप होता है। मेल फीमेल सब खाते हैं। ब्लड प्यूरिफाई होता है, चेहरा रेडिश लुक ले आता है। कहने का मतलब सब खाते हैं, पर वो आजकल वो अपने मैगजीन वगैरह में देखिएगा, पुरुषवर्धक औषधि वगैरह वगैरह, वो सिर्फ बेचने के लिए है। स्त्री पुरुष सब खाते हैं।
तो शिलाजीत एक औषधि होती थी, कहां से मंगाए जाते थे ये पूछेगा। हिंदकुश माउंटेन से शिलाजीत मंगाते थे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए, सेलखरी, सेलखड़ी को ही आप कहते हैं सोप स्टोन। ये कहां से मंगाते थे? सौराष्ट्र, साउथ गुजरात। सेलखड़ी क्या होता था, यह सवाल बनेगा। सेलखड़ी को इंग्लिश में आप कह रहे हैं सोप स्टोन, साबुन। ध्यान देंगे, उनके जितने भी मेकिंग, सेल यानी स्टैम्प यानी मुद्रा। बेटा सेलखड़ी का इस्तेमाल सील बनाने के लिए यानी स्टैम्प बनाने के लिए करते थे, स्टैम्प, मुद्रा बनाने के लिए। ध्यान देंगे, ये बड़ा सॉफ्ट स्टोन होता है, इसको सॉफ्ट भी कहते हैं। सेलखड़ी बहुत सॉफ्ट होता है। सेलखड़ी स्टोन जो पाया जाता है वो सेडिमेंटेशनल रॉक है, झील, तालाब, नदियों के तलहटी में रेत के जमा होने से धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाने से सॉफ्ट स्टोन हो जाता है। इसी का इस्तेमाल होता है जो आज हम लोग फेस पाउडर लगाते हैं, पॉन्ड्स हो, कुटिकुरा हो, निविया हो, कोई भी हो, और डर्मीकूल हो, सभी। इतना ही नहीं, जो जितने साबुन हम नहाने वाला यूज करते हैं और कपड़ा धोने वाला, इन सभी में सोप स्टोन ही यूज होता है प्राइमरी मटेरियल के रूप में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी से ये मुद्रा बनाते थे। और मुद्रा इसलिए कहा जाता है कि वो लिटरल ऑर्डर में है और जब छापते हैं तो वो सही दृश्य अंकित हो जाता है। सबसे ज्यादा मुद्रा चौकोर, चौकोर में मिला है, जिसको आप लोग कहते हैं एस्क्वायर। तो सबसे ज्यादा मुद्रा चौकोर में मिला है। यह सवाल बनता है कि जितनी भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, सबसे ज्यादा मुद्राएं किस में? तो चौकोर में कहेंगे आप। अब अगले पॉइंट पर आइए, इसको मिटा दो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है उस पर ध्यान दें। इनके मोहरों पर सब कुछ मिला है, लेकिन सवाल बहुत सिंपल पूछेगा, ध्यान देना है। सिंधु घाटी सभ्यता के मिले मोहरों पर तमाम जानवरों के चित्र अंकित हैं। इनमें से किस जानवर का चित्र अंकित नहीं मिला है? गाय। देयर इज नो एनी पिक्चर्स ऑफ काउ ऑन द सील ऑफ आईबीसी। यह क्वेश्चन है। गाय तो थी, बैल थी, बैल था, गाय थी, पर गाय का कोई पिक्चर नहीं मिला है, चित्र नहीं मिला है। यह भी एक सवाल आएगा।
इनमें से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता वाले नहीं करते थे? आयरन, लोहे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता वाले नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि लोहे की खोज, डिस्कवरी ऑफ आयरन 950 बीसी में उत्तर वैदिक काल में हुआ। अतरंजी खेड़ा नाम के जगह पे हमें उत्तर प्रदेश में यह मिला है। तो यह मतलब हुआ कि जब ढूंढा ही नहीं तो यूज कैसे करेंगे? तो ये चीजें, हाँ, कांसे का यूज करते थे टेक्नोलॉजिकली, तो वो अपलिफ्ट थे इसमें। तो ये मतलब हुआ। अब अगले पॉइंट पर आइए। क्या इंपोर्ट करते, क्या एक्सपोर्ट करते, क्लियर हो गया। क्या दो चीजें यूज नहीं कर रहे थे? आयरन नहीं कर रहे थे। कौन सा चित्र नहीं है? तो गाय का चित्र। अब है किस तरह के समाज थे और वर्ग। तो सोसाइटी पे आइए। सोसाइटी 4 क्लास, सॉरी 3 क्लास। उनका समाज जो हम लोग समझ पाए हैं 3 वर्ग में बटे हुए थे। पहला रूलर क्लास, रूलर क्लास जिसको आप पृष्ठ कहते हैं। ये पुजारी लोग थे, पृष्ठ लोग थे, रूलर क्लास थे। दूसरा देखते हैं कौन है, तो ट्रेडर क्लास, ट्रेडर्स क्लास है। तीसरा लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग जो रूलर क्लास है, ट्रेडर यानी व्यापारी वर्ग, और लेबर यानी श्रमिक वर्ग। ये 3 वर्ग हमें दिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चौथा वर्ग नहीं, वो वैदिक काल में है, क्षत्रिय वगैरह सब, यहां नहीं। अब ये सोसाइटी जैसी भी है, ठीक है, इनका ड्रेस क्या है, गारमेंट्स क्या है, तो पहनावा, ड्रेस। तो याद रखिएगा कॉटन ड्रेस तो कॉमन है, याद रहे। सिंधु घाटी सभ्यता वाले सूती वस्त्र पहनते थे। अब पहनावे के तरीके में क्या है, कुरीर है जो सोने के बेल्ट लगाते, बाजूबंद है, ताबीज पहनते थे, टैलिस्मैन ताबीज पहनते, कमर में बेल्ट लगाते थे, बेल्टिंग होती थी, मेल फीमेल दोनों, पगड़ी डालते थे, वो कोई इश्यू नहीं है। महिलाएं लॉन्ग स्कर्ट घाघरा पहनती थी, माइक्रो स्कर्ट भी पहनती थी। महिलाएं सैंडल पहनती थी, सैंडल याद रखिएगा, सैंडल पहनती थी, ये ध्यान में रखने की चीज है। महिलाएं लिपस्टिक लगाती थी, मिला है लिपस्टिक होता था अपने अंदाज का। झुमके पहनती थी, स्टड पहनते, नथ, नोज रिंग्स नहीं मिले हैं, स्टड्स मिले हैं। बाल में लगाने के लिए तरह तरह के क्लिप्स होते थे, ठीक है। और ध्यान दें, नेकलेस पहनती थी, चम्मच, छुरी कांटे, फॉर्क, ये सब उनका इस्तेमाल करते थे। तो ये जो स्पून है, फॉर्क है, वो सब इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब आइए, सोसाइटी समझ में आ गया, रिलीजन समझ में आ गया। अब है दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब है फ्यूनरल्स। इनके फ्यूनरल्स कैसे होते थे, याद रखिएगा। पूर्ण
समाधान भी होता था और दूसरा आंशिक आंशिक समाधान। क्या मतलब? जलाना, दफनाना, ये याद रखिएगा, जलाना और दफनाना दोनों था। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आइए। मिट्टी के कलर क्या होते थे? बर्तन, दोनों होते थे, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड पॉटरीज होते थे और एक पेंटेड ग्रे। ग्रे दोनों होते थे। ये पॉटर ज्यादा है तो याद रखिएगा, काले और लाल मृदभांड पॉलिश्ड वाला सबसे ज्यादा मिला है। पर चलिए, तो उसमें भी लाल पे ज्यादा टिक लगाइएगा, अगर अलग अलग बांट देने तो लाल काला साथ है। अब अगले पॉइंट पर आइए। पहनावा देख लिया, अब सवाल होता है इनका शांत, यानी शांति प्रिय थे, पेसिफाइड सोसाइटी नहीं, यानी पीस लवर। पूछेगा तो शांति प्रिय थे यानी डिफेंसिव थे, डिफेंसिव सोसाइटी थे, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज है शांत प्रिय थे, उपयोगितावादी थे, उपयोगितावादी यानी यूटिलिटेरियन सोसाइटी। यानी हर एक चीज का उपयोग करते, ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करते थे, यानी ये लोग आपस में प्राइवेसी बहुत मेंटेन करते, निजता में रखते थे। ठीक है, अब आइए, अब यहां पे जो ब्रिक्स मिले हैं, ब्रिक्स ईंट, ईंट की जो लंबाई चौड़ाई का हिसाब है उस पर ध्यान दें। तो ध्यान देना है, जैसा भी है तो याद रखना है, ये लंबाई जो है 10 इंच है, ये जो चौड़ाई है वो 5 इंच, और ये जो है मोटाई वो है आपका 2.5 इंच। यही था, इस माप को क्या कहते हैं? 1 2 3, 1 2 3 का अनुपात था। जैसे झंडा के लिए कहते हैं ना 3 2 का अनुपात, नेशनल फ्लैग का, तो ये अनुपात था 1 2 3 का। 2.5 इंच मोटी होती, 5 इंच चौड़ी होती, 10 इंच लंबी होती थी ईंट इनकी, और आग में पकी हुई होती। चलिए अब घर के ऊपर जरा बात करें, फिर पतन के साथ खत्म करेंगे। जो शहर थे, सिटी, शहर, शहर की स्थिति को समझिए।
सिटी जो थी जाल पद्धति पर आधारित, यानी नेट सिस्टम। अब देखिए इनके सिटी का हाल, ऐसे समझने की कोशिश करिए। ऐसे शहर होते, जैसे ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसके बीच एक एली होती, गलियां होती थी। ध्यान देना है, पूरा शहर नेट सिस्टम में है। आज चंडीगढ़ को ध्यान में ले लीजिए, चंडीगढ़ वेल प्लान्ड है, सारी सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती है, समकोण पे काटती है, ट्रायंगल नहीं बनाती, राउंड दिल्ली की तरह राउंड राउंड नहीं बनाती, सब क्या करती है, समकोण पे काटती है। तो ये याद रखने की चीज है, ये जो आपका है चंडीगढ़ का हिसाब, वही था मोहनजोदड़ो का हिसाब। तो मोहनजोदड़ो वेल प्लान्ड सिटी मोहनजोदड़ो, लार्जेस्ट सिटी मोहनजोदड़ो, लार्जेस्ट सिटी मोहनजोदड़ो, लार्जेस्ट के साथ साथ वेल प्लान्ड सिटी वही है। बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम मोहेंजोदारो, यानी मोहनजोदड़ो, ये ध्यान में रखिएगा। मॉन्यूमेंट सबसे बड़ा तो ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदारो। इंडिया में सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी, ये ध्यान में रखिए। अब आइए, ये तो आपने देख लिया। यहां पर हम ये देखें, सड़कें जा रही हैं, लेकिन ये मकान है आपका, ठीक है, ये आपका मकान है। और मकान के जो सड़कें जो हैं मेन रोड वाले, उस पर किसी भी मकान का मेन डोर ओपन नहीं होता, गलियों में होता, इंक्रोचमेंट ना कर ले, ट्रैफिक प्रॉब्लम ना करे, ठीक है ना, इलीगल कैप्चरिंग ना करे, एक्सीडेंट ना हो, प्रदूषण नहीं होगा घर में। दिस इज द रियलिटी। तो ध्यान में रखना है, इस ख्याल से करते थे। और सिर्फ लोथल ऐसा शहर था जहां दरवाजे मेन रोड पर ओपन होते थे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उनके घर जनरली कैसे होते थे। अब उनके हाउस का सीन ले लें। हाउस, तो ये घर है, ऐसे मानिए, ये सामने से सड़कें जा रही हैं, रोड जा रही है, और घर में ये जनरल बनावट थी, बेडरूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, वेल, यहां कुआं होता है, यहां तुलसी का पौधा होता है, ये आपके रास्ते होते हैं, लेकिन यहां पे वॉल होता है, कर्टेन वॉल। इस जगह पशु, और इस जगह अनाज सुखाते, ये इसके घर का जनरल मापदंड होता। बेडरूम दो होते आमने सामने, उसके बगल में किचन होता, बाथरूम होता, यहां पानी के लिए कुआं होता, बगल में तुलसी का पौधा लगाते आंगन में, आंगन के एक कॉर्नर पे अनाज सुखाते, दूसरी तरफ पशुओं को रखते जो पालते थे, यहां पर एक वॉल रहता, आप यू हैव टू टेक एंट्री एंड गो बैक दिस। तो मेन रोड से तो होता नहीं था, एंट्री बैक साइड से होता था। तो ये ध्यान में रखिएगा।
ये जनरल प्लान था इनका। मिट्टी के पके हुए मिट्टी के पाइप होते थे पानी को ऊपर से नीचे उतारने के लिए, तो बड़ा सारा चीज सिस्टमेटिक था। अब सवाल है कौन से शहर का पतन कैसे हुआ वो आप जान चुके। चन्हुदारो सुनामी, मोहनजोदड़ो फ्लड, लोथल रिड्यूसिंग ऑफ ट्रेड, हड़प्पा आर्यंस अटैक एंड ब्लेज फायर, आग लगा दिया, ये सब थे। अब जरा गौर फरमाइए, अब डिक्लाइन के ऊपर हम आते हैं। कॉज ऑफ डिक्लाइन में देखते हैं पतन में, ध्यान देना है। जब भी पतन की बात हो तो माइंड मेकअप कर लीजिए, शहर का पतन हो गया, शहर बर्बाद हो गया, पर शहरी जीवन शैली जो थी वो लुप्त हो गया। लेकिन उनकी जो मूल आर्ट थे, संस्कृति थी, कला थी, विचार थे, प्रशासनिक व्यवस्था थी, मकान बनाने का जो तरीका था, जो सोच है, जो उनके मूल जीवन पद्धति है, जो फंडामेंटल लाइफ स्टाइल है, उसका कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे अभी तक हम लोग बहुत ही अच्छे से बर्गर पिज्जा सब खा रहे थे, कोरोना आ गया, कहां गया बर्गर और पिज्जा? तो देखा कुछ चीजें बदल गईं। अगर हम उससे सबक लें तो हम फिर क्या करेंगे, अपने देसी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, मसाले पर, देसी चीजों पर, यह मतलब है। और आइए, कोरोना से जो लोग शहर को छोड़ के गांव गए, याद करिए, वो गांव का जीवन जिएंगे ना, दिल्ली शहर की आदत को छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। मैं ही चला जाता हूं कनाडा, अमेरिका, तो हमारे अंदर जो भारतीयता है, जो विचार है, जो संस्कृति है, वो तो रहती है। कुछ हम कनाडा के जैसे जी लेते हैं और घर के अंदर अपने बिहारी अंदाज में, अपने डेलियाइट के अंदाज में, भारत के अंदाज में जीते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। तो शहर नहीं रहा तो शहरी जीवन खत्म, पर जो मूल सिद्धांत उनके थे जीवन के, वो आज भी कंटिन्यू है। मकान बनाने का तरीका, देवता उनके वही हैं, प्रकृति की पूजा वही कर रहे हैं, तुलसी का पौधा आज तक है, कुआं घर में रखते ही हैं, घर बनाने का तौर तरीका, बाथरूम वगैरह सब आज भी है। इसके अलावे जो सोच लीजिए, तालाब, तालाब के चारों तरफ मंदिर, पूरे साउथ इंडिया चले जाइए जहां द्रविड़ रहते हैं, कुंभकोणम, चिदम्बरम, मीनाक्षी, कडलूर, जहां जाना है चले जाइए, एज इट इज मिलेगा जैसे ग्रेट बाथ के चारों तरफ था। तो हर चीजें हैं आज भी, वो देवता भी वही, ईंट बनाने का वही, पैमाना जो स्केल का है, वेट और मेजरमेंट का है, किलो का, सब एज इट इज चल रहा है। नथिंग फॉरगेट, याद रखिएगा। इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश हो गया। दे आर नॉट कंटिन्यूइंग देयर कल्चर, but there are two civilization, India and Chinese, continuously maintain their fundamentalism so far. तो पतन शहर का हुआ है, शहरी जीवन का हुआ है, सभ्यता का नहीं जो आज भी चल रहा है, ये याद रखना है। आईएएस में क्वेश्चन आएगा, हाउ यू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस कल्चर्स, तो ये लिखना पड़ेगा। चलिए, फिर भी रोमिला थापर, बहुत बड़े हिस्टोरियन हुई रोमिला थापर। उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज,
कहा कि जलवायु में परिवर्तन आया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। बिल्कुल। एक हुए आर्ले आइंस्टीन। आर्ले आइंस्टीन ने क्या कहा? तो इसने कहा, क्या कहते हैं वो, नदियां मार्ग बदल दी। रिवर चेंज इट्स कोर्स, अपने बहाव बदल दी। मार्शल एंड व्यूलर ने कहा आर्यंस अटैक ठीक है। अब ये सारी बातें हुई। देयर इज नॉट सिंगल कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ cities of Indus Valley civilization. There are different causes, but overall climate change. Overall, रोमिला थापर ने कहा क्लाइमेट, जलवायु में परिवर्तन आया। आज भी देखिए जलवायु में परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे धीरे। और आपको भी मालूम है किरिबिती में 3000 लोग उस द्वीप को छोड़कर फिजी द्वीप पर जाके बस गए, क्योंकि किरिबिती 2030 में सबमर्ज हो जाएगा, समंदर का पानी द्वीप पर आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, राइजिंग सी लेवल, ऐसे कई हैं जो डूब जाएंगे। तो याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज हुआ और ग्लोबल वार्मिंग हुई होगी तो बहुत जगह सूखा पड़ गया, और ग्लेशियर जो हिमालय का पिघला, सिंधु नदी में बाढ़ आने से पूरा का पूरा बाढ़ बार। हम देखते हैं मोहनजोदारो में 7 लेयर्स है, जो लोग बसे लेकिन हिम्मत हार गए, फिर कहा छोड़ो इस शहर को, अब इस शहर में रहना ठीक नहीं है। ओलेप्पो, मोसूल, ऐसे ढेर सारे शहर सीरिया में देखिए बर्बाद हो रहे हैं। चेरनोबिल, ऐसी एक दुर्घटना हुई, न्यूक्लियर लीकेज, भूत बंगला, तो ऐसे होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक कारण है। क्लाइमेट से बाढ़ बार बार आया, ग्लोबल वार्मिंग, आइस मेल्टिंग, और कहीं सूखा पड़ा तो अनाज। तो इससे क्या होता है, शहर का पूरा डिपेंड उसके आसपास के गांव से था, तो गांव से शहर का संपर्क टूटता चला गया, और फिर धीरे 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 शहर डैमेज होने लगे। कहते हैं नदियां अपना मार्ग बदल ली। आई वुड लाइक टू बी से, भारत में एक नदी है कोसी रिवर, नोन एज कौशिकी, शब्द कौशिकी, नेपाल से आती है, बिहार में जाती है, और वो नदी अपना मार्ग हमेशा बदल लेती है। 10, 20, 25 सालों पर अपना मार्ग बदलती है। ये 200 साल पहले जिस रूट पे चलती थी, जिस रूट को छोड़ चुकी थी 200 साल पहले, 2008 में वही रूट फिर पकड़ ली, और जो नए रूट थे उसको छोड़ दी। बहुत बड़ी तबाही हुई थी 2008 में बिहार में बाढ़ से। द रिवर्स दैट चेंज इट्स कोर्स, इट इज कोसी इन इंडिया। सिंधु नदी अभी 2014 या 15 में इतना बाढ़ आया कि नदियां अपना मार्ग बदल ली। तो इट्स ऑलवेज चेंजिंग इट्स कोर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जहां गया डुबा देगा, जहां छोड़ दिया वहां सूखे से बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए तो सिंधु नदी मार्ग बदली थी, ऐसा मानते हैं। मार्शल और व्हीलर ने कहना है कि आर्यंस लोगों का अटैक होने लगा। मध्य एशिया के जो बर्बर थे आर्यंस, वो अटैक पर अटैक करने लगे, और इस तरह से वो शहर को धीरे 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 बर्बाद कर दिया, और शहर धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो कई कारण हैं, क्लाइमेट चेंज भी है, लेकिन आग में जो घी का काम होता है वो काम आर्यंस ने कर दिए, याद रखिएगा। ध्यान दें, मार्शल और व्हीलर ने कहा कि आर्यंस अटैक। एक्चुअली हमारी एक पुस्तक है ऋग्वेदा, है ना, ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में
असुरों के देवता पुरंदर ने हरुपई नगर का विनाश किया व रानी उषा का बलात्कार किया। ध्यान दें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मैटरनल सोसाइटी थे, मात्र सत्तात्मक समाज, महिलाओं का विशेष आदर। महिलाएं जो हैं ऑलरेडी पार्टिसिपेंट थी रूल में, उनकी बड़ी इज्जत होती थी। तो यह ध्यान रखना है, इजिप्ट भी मात्र सत्तात्मक समाज था और भारत भी। और आज भी साउथ इंडिया हमारा मैटरनल सोसाइटी है, मात्र सत्तात्मक समाज है। और याद रखिएगा, मेरा नानी गांव ये केरला है और वहां पर फीमेल को बहुत इक्वलिटी के साथ रखा जाता है और बहुत जगह तो मैक्सिमम फैमिली में फीमेल ही लीड करती हैं, मोस्ट ऑफ काम को लीड करती हैं। तो ये याद रखना है। तो ऐसा माना गया है, ऋग्वेद में लिखा है जो असुरों का देवता पुरंदर ने हरुपई नगर का नाश कर दिया, तहस नहस कर दिया, किला को तोड़ दिया और वहां जो रानी थी महारानी उषा, उसका बलात्कार किया। अर्थात पुरंदर कौन है, हरुपई क्या है? तो हरुपई का मतलब हुआ हड़प्पा। तो हड़प्पा के विनाश का, असुर मतलब देवता, सुर और असुर, तो इसे असुर कहा गया है। और असुर का जो देवता था, असुर का नेता पुरंदर। ये पुरंदर कौन है? कोई और नहीं, इंद्र। पुरंदर का अर्थ है पुरों को तोड़ने वाला, यानी इंद्र। ध्यान दें, पूर मतलब किला, बताया था ना, पूर महाबलीपुरम। पूर मतलब किला, शहर। पुरों को रंध, तोड़ना, पुरों को तोड़ने वाला, यह अर्थ है। आखिर इंद्र, असुरों का देवता इंद्र ने हड़प्पा नगर का विनाश किया और महारानी जो उषा थी उसके साथ बलात्कार किया। समझ में आया? ये इंद्र का ट्रैक रिकॉर्ड शुरू से खराब है। अहिल्या के साथ उसने क्या किया? और राजा तो नैतिकता से परे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा, ऋग्वेद के अनुसार हड़प्पा नगर का विनाश किसने किया? इंद्र ने। अब दूसरा सवाल, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कौन सा नाम आया है? पुरंदर। और तीसरा सवाल ऐसे, परिस्थिति साक्ष्य, ठीक है, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा नगर के विनाश का कारक कौन था? पुरंदर, इंद्र। आज भी ये जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, जो आज भी मलाला यूसुफजाई को मार देते हैं गोली कि स्कूल नहीं जाओगी, ये जो तालिबान है आज, जो कहते हैं कि खिड़कियां होनी नहीं है, रोशनदान थोड़ा ऊंचे रखो, महिलाएं झांके नहीं पुरुष के चले जाने के बाद, बाहर ना झांके, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, पर्दे में रहे, चार दीवारी में कैद रहे, बंद रहे। ये क्या है? ये उन लोगों का लाइफ स्टाइल है, हम लोगों से भिन्न। तो हम जो सिंधु घाटी वाले थे बहुत हाई थे, और ये मध्य एशिया से जो आर्यंस आए, ये तहलका मचा दिए और अपनी लाइफ स्टाइल में पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। ये शहर को पसंद नहीं करते, एडवांसमेंट को पसंद नहीं करते। इन दैट रिस्पेक्ट जो है, ये बात है। तो याद रखना है, ये आर्यंस सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश करने वाले लोग थे। आज भी कहीं ना कहीं कभी देखिएगा, साउथ इंडिया में एक होता है, उत्तर भारत के लोग हैं, ठीक है, सब एक इक्वल है, लेकिन वो टीस होता है जो इतिहास पढ़ता है कि क्या मतलब है। खैर चलिए, जो भी है आप अंडरस्टैंड कर गए, समझ गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर इन सब तरहों से सवाल आएंगे, उसके लिए तैयार रहिए। फिर हम टेस्ट पेपर में जो आपको सवाल देंगे अंडरस्टैंड हो जाएगा आपका, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका कोई और कुछ भी पूछना हो, सवाल पूछते रहिए। व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली भी कर दीजिए,
यहाँ पे बैठे हैं तो सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब 15 मिनट के बाद करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करेंगे। तो सिंधु घाटी शब्द अब समाप्त हो गई है। अब जो है नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर्स की, और कल आपका पॉलिटी का होगा, और हिस्ट्री में जो नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा वो वैदिक सिविलाइजेशन से स्टार्ट होगा। अब हम ट्रैक पे हैं, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन फास्ट में भी सब कुछ करते हुए, ऐसा नहीं कि बस आगे बढ़ रहे हैं, समझते बूझते हुए चलना है, ठीक है। मतलब अब आप ट्रैक पे हैं, अब एक सीक्वेंस स्टार्ट हो गया है, ओके। तो ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।